गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 29, जिसमें टॉपिक है सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप, जो कि अनुच्छेद 245 से 245 से 293 तक डिस्क्राइब किया गया है। संघ और राज्यों की शक्तियां जो हैं वो संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन जो है परिसंघ का एक आवश्यक लक्षण माना गया है, क्योंकि प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है और सर्वोच्च है तथा वह एक दूसरे के कार्यों में या एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। मीन्स जो सेंट्रल है वो स्टेट के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और जो स्टेट है वो सेंटर के अधिकार क्षेत्रों में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसी सिद्धांत को परिसंघ का सैद्धांतिक सिद्धांत माना गया है। इनके इंडिया भारत के एस्पेक्ट्स पे अगर देखा जाए तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों में ने संविधान के प्रारंभ से ही परिसंघ के सैद्धांतिक रूप का कठोरता से पालन किया है और केंद्र की जो शक्तियां हैं उनको परिभाषित किया है और राज्य को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसके कारण जो केंद्र है वो राज्य की अपेक्षा अधिक कमजोर है। किंतु बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो इन दोनों देशों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनमें से महायुद्ध था या वर्ल्ड वार थे, 2 वर्ल्ड वार हुए। उन वर्ल्ड वार के बाद धीरे धीरे इनकी जो केंद्र की जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और आज के टाइम में जो केंद्र की शक्तियां हैं वो स्टेट की शक्ति से अधिक है। मीन्स जो सेंट्रल है वो अधिक स्ट्रॉन्ग है स्टेट से। तो ये भी कह सकते हैं जो सेंट्रल है वो अधिक, उसका जो क्षेत्र है वो अधिकार क्षेत्र है वो अधिक ज्यादा है। इन्हीं घटनाओं पर से प्रभावित होकर या इन दोनों देशों की घटनाओं से प्रभावित होकर कनाडा ने भी अपने यहाँ केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई और केंद्र को अधिक प्रबल बनाया है। अब भारतीय एस्पेक्ट में अगर देखें, भारतीय क्षेत्र में देखें तो भारतीय क्षेत्र में भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और देश में हुए परिवर्तनों से प्राप्त अनुभव के आधार पर एक सशक्त एक स्ट्रॉन्ग केंद्र की स्थापना करने को उचित समझा। क्यों? क्योंकि केंद्र को सशक्त बनाने से ही केंद्र में से देश में एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सकता था और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती थी। इसीलिए भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लागू करके संविधान निर्माताओं ने एक नया स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, अब हम सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप की बात करें तो सेंट्रल और स्टेट का रिलेशनशिप मेनली 3 प्रकार से स्थापित होता है। पहला विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। तो आज हम देखेंगे विधायी संबंध। तो विधायी संबंध का देखा जाए तो विधायी संबंधों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसे होता है। तो विधायी शक्तियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2 तरह से होता है। पहला क्षेत्र से संबंधित होता है, दूसरा विषय वस्तु से संबंधित होता है। तो क्षेत्र से संबंधित कैसे होता है ये बताया गया संविधान के अनुच्छेद 245 में, 245 में। 245 यह बताता है कि इस संविधान के अपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा या राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य के अलावा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। मीन्स संसद जो है वो केवल किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही नहीं, वो संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए भी विधि बना सकता है और उसको ये पावर दी गई है आर्टिकल 245 में। इसके साथ साथ ही किसी राज्य जो स्टेट का विधानमंडल है वो संपूर्ण राज्य के अलावा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। मतलब सेंट्रल और स्टेट को अलग अलग लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई हैं कि सेंट्रल जो संघ है वो संपूर्ण क्षेत्र के लिए या उसके किसी एक भाग के लिए विधि बना सकता है, अर्थात या राज्य अपने राज्य क्षेत्र के
संपूर्ण राज्य क्षेत्र के अलावा उसके किसी एक पर्टिकुलर भाग के लिए विधि बना सकता है। अब हम इसके उपबंध क्लॉज 2 पर जाते हैं। तो इस अनुच्छेद का क्लॉज 2 कहता है और यह बंधित करता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि को इस आधार पर विधिमान्य नहीं होगी कि वह भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर लागू होती है। मतलब अगर कोई विधि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर लागू होती है तो केवल इसी आधार पर हम उसे विधिमान्य नहीं मान सकते। ठीक है। तो अनुच्छेद का खंड 2 यह बंधित करता है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि वह भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर लागू होती है। अर्थात भारत की विधि केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर निवास करने वाले किसी भी भारत के किसी भाग में निवास करने वाले या भारत के नागरिकों पर और उनकी संपत्तियों पर लागू होगी। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि केवल इसी आधार पर कि वह विधि भारत के बाहर लागू होती है, इस आधार पर वह अविधिमान्य है, वो अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी, क्योंकि यह विधि भारत के बाहर या विश्व के किसी भाग में रहने वाले भारत के प्रत्येक नागरिकों और उसकी संपत्तियों पर भी लागू होती है। अब हम देखते हैं इसमें केस आया था 1945 में। 1945 में केस आया A.H. वाडिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर बंबई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो सॉवरेन मंडल है और सॉवरेन मंडल के द्वारा बनाई गई विधि के किसी भी देशी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर लागू होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया कि कोई भी विधि या सॉवरेन मंडल के द्वारा बनाई गई विधि किसी भी देशीय न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वो भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर लागू होती है। अब आर्टिकल 245 क्लॉज 1 एक सिद्धांत को एलिब्रेट करता है या एक सिद्धांत की उत्पत्ति करता है जिसे क्षेत्रीय सिद्धांत संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। इसका मतलब क्या होता है? थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस का मतलब क्या होता है कि आर्टिकल 245 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य के या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। गॉट माय पॉइंट? समझ में आया यहां तक? इसका मतलब यह है कि राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है, किंतु इसका एक अपवाद भी है। पहली लाइन क्या करिए, पहला भाग, इसका पहला भाग समझिए। पहला भाग क्या कह रहा है कि राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य के या उसके किसी एक भाग के लिए विधि बना सकेगा। समय यहां तक समझ आया? अब ये कह रहा है कि इसका एक अपवाद भी है। ठीक है, इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि राज्य द्वारा बनाई गई विधि किसी भी राज्य क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में लागू हो सकेगी यदि राज्य और उस विषय वस्तु से कोई संबंध हो। मतलब विषय वस्तु कौन सी? ऐसी विषय वस्तु जिस पर विधि बनाई गई है या जिसके लिए विधि बनाई गई है, जिस पर विधि लागू होगी। तो ऐसी विषय वस्तु और उस राज्य के बीच में उनका आपस में संबंध होना चाहिए। तो इसी संबंध को या इसी सिद्धांत को हम कहेंगे क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। अब क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत में कुछ केस सामने आए जिसमें क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत था उसको सुप्रीम कोर्ट ने काफी प्रयासों के साथ उसको स्टेब्लिश किया। ठीक है, इसमें पहला केस था पैलेस वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर बंबई। ठीक है, इस केस में क्या था? इस मामले की ब्रिटिश कंपनी थी जो कि भारतीय फर्म में भागीदार थी। अब भारतीय आयकर ऑफिसर्स ने इनकी जो इस कंपनी की जो समस्त आय थी, जो कंप्लीट एसेट्स थी, उस पर टैक्स लगा दिया। मामला प्रीवी काउंसिल पे गया। प्रीवी काउंसिल ने जो
जो टैक्स था, जो टैक्स लगाया था, उस टैक्स को टेरिटोरियल नेक्सस के आधार पर विधिमान्य घोषित कर दिया। विधिमान्य घोषित करने के पीछे उन्होंने रीजन ये दिया, उन्होंने कहा कि कंपनी को, जो कंपनी की जो अधिकांश प्रॉपर्टी है, अधिकांश इनकम है, वो भारत क्षेत्र से आती है। मतलब जो भारतीय क्षेत्र है उससे उसकी अधिकांश जो इनकम है वो आती है, और भारत में उसका यह संबंध उसे भारत में ही स्थित मानने के लिए पर्याप्त था। यहां तक समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो कंपनी की जो अधिकांश आय है वो भारत से आती है, और यही एक संबंध काफी है कि हम उस कंपनी को भारतीय कंपनी या भारत में स्थित मानने के लिए पर्याप्त था। यहां तक आपको समझ में आया? दूसरा केस है सुदूर गोपाल वर्सेस सोंदूर रजनी। मामला था जुडिशियल सेपरेशन का। पत्नी ने पति के खिलाफ जुडिशियल सेपरेशन की याचिका डाली। याचिका में पति ने इस याचिका में यह कहा कि चूंकि जो पत्नी है, पत्नी का धारण्य होना इस आधार पर जो पत्नी है, पत्नी का इस याचिका में याची होना इस आधार पर पोषणीय, इस आधार पर प्रसंगत था कि पत्नी ने कि उन दोनों ने स्वीडन की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। यहां से समझ आया? पति ने यह क्वेश्चन राइज किया, यह क्वेश्चन कहा कि जो पत्नी जो याचिका है उसका इस आधार, याचिका का पोषणीय होना इस आधार पर प्रसंगत था कि दोनों ने ही स्वीडन की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। अब पत्नी ने इसके अगेंस्ट में यह कहा कि उसने कभी भी स्वीडन का अधिवास, उसने कभी भी अपना जो डोमिसाइल था वो कभी भी उसने परिवर्तन नहीं किया। यहां तक कि अगर यही मान लिया जाए कि उसने स्वीडन का अधिवास प्राप्त कर लिया था, तो जब दोनों के दोनों कपल ऑस्ट्रेलिया चला गया था तो उसने उसका परित्याग कर दिया था, और परित्याग करने के पश्चात फिर से भारत के अधिवास डोमिसाइल हो गई थी। ठीक है, जब उसने उसको पत्नी ने उसको परित्याग कर दिया, जब उसको छोड़ दिया, तो जो पत्नी थी, पत्नी का जो डोमिसाइल था वो भारत का डोमिसाइल पुनः उस पर लागू हो गया। अब पति ने इसके अगेंस्ट में कहा कि पति का अधिवास, उसने कहा कि जो पति का डोमिसाइल होता है वही पत्नी का भी डोमिसाइल होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ठीक है, तो उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम उन्हें भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसाइड किया कि यह कहना कि अधिनियम हिंदुओं को उनके अधिवास को विचार के लिए बिना लागू करना चाहिए। अधिनियम को किसी संबंध को ध्यान दिए बिना संपूर्ण विश्व के राज्य क्षेत्र के से बाह्य परिवर्तित करना है। इस निर्वचन को अनुज्ञा कर देने पर यह प्रावधान को अविधिमान्य बना देगा। इसके अतिरिक्त हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1 क्लॉज 2 में डोमिसाइल्ड शब्द को अनावश्यक कर देगा। यह स्वीकार्य सिद्धांत। तो उन्होंने कहा कि हम जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल शब्द को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डोमिसाइल ही राज्य और विषय वस्तु मीन्स जो उन्होंने याचिका डाली थी वो विषय वस्तु के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम RMDC AI 1957। इस मामले का मैटर क्या था कि बंबई जो राज्य था, बंबई राज्य को लौटे हुए नामी विज्ञापनों पर कर लगाने की शक्ति प्रदान थी। यह कर उस समाचार पत्र पर भी लगाया गया था जो बंगाल में प्रकाशित होता था, किंतु बंबई राज्य में उसका प्रसारण था।
जो अपीलांट था इस प्रश्न पत्र के द्वारा इनामी लॉटरी चाहता था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि समाचार पत्र पर कर लगाने के लिए उचित क्षेत्रीय संबंध विद्यमान था। इस मामले में दो बातें आवश्यक हैं। पहला, विषय वस्तु में और उस राज्य में जो उस पर कर लगाना चाहता है वास्तविक संबंध और भ्रामक संबंध नहीं होना चाहिए। मतलब संबंध कैसा होना चाहिए? वास्तविक संबंध होना चाहिए, भ्रामक संबंध नहीं होना चाहिए। दायित्व जो लगाया जाना है उसे संबंध को प्रसंगत, मतलब उस संबंध में उसका प्रसंगत होना आवश्यक है। यह प्रश्न कि किसी मामले में पर्याप्त संबंध है या नहीं प्रत्येक बात के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? केस में कहा गया था कि जो बंबई राज था उसको लॉटरी और इनामी विज्ञानों पर टैक्स लगाने की शक्ति प्राप्त थी और यह कर उस समाचार पत्र पर भी लगाया था जिसका प्रकाशन बेंगलोर से हो रहा था, किंतु बंबई राज्य में उसका प्रसारण किया जा रहा था। पृथ्वी ने जो पपिलांट था इस समाचार पत्र के द्वारा इनामी जो लॉटरी थी, इनामी लॉटरी थी उसको पाना चाहता था। न्यायालय ने इसके अगेंस्ट में निर्णय दिया कि समाचार पत्र पर कर लगाने के लिए उचित क्षेत्र संबंध विद्यमान था। ठीक है, मतलब समाचार पत्र पर जो कर लगाया गया था उसके बीच में, उन दोनों के बीच में आपस में एक क्षेत्रीय संबंध स्थापित था। इस मामले में दो बात, अब इन जो संबंध था, संबंध में जो बातें सामने निकली उसके लिए दो बातें आवश्यक थी। पहला, विषय वस्तु के बारे में और उस राज्य के बारे में जो उस पर कर लगाना चाहता था, दोनों के आपस में वास्तविक संबंध होने चाहिए थे। संबंध कैसा होना चाहिए था? वास्तविक, भ्रामक नहीं। दूसरा क्या कहता था? दायित्व जो लगाया जाना है उस संबंध में उसमें प्रसंगत होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी के केस में ये कहा गया। चौथा केस है श्रीकांत वी करुलकर बनाम गुजरात राज्य। इस मामले का मैटर क्या था? इस मामले में कि जो अपीलांट था, अपीलांट गुजरात एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट 1960 की धारा 3 क्लॉज ए सब क्लॉज 6 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए की विधिमान्यता को इस आधार पर चुनौती दिया कि इसका प्रभाव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल था। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मीन्स कि इसका जो प्रभाव राज्य क्षेत्र के बाहर भी था। अतः अनुच्छेद 255 के अधीन राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के बाहर है। अपीलांट गुजरात राज्य में कुछ खेती योग्य भूमि के स्वामी थे। उनकी कुछ भूमियां राज्य क्षेत्र के बाहर भारत के अन्य भागों में भी थी। इस धारा में उक्त धारा यह बंद करती थी कि भूमि की अधिकतम सीमा के प्रयोजनों के लिए उसकी राज्य के बाहर स्थित भूमि को सम्मिलित किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि राज्य विधानमंडल क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत के आधार पर उक्त विधि बनाने के लिए सक्षम था क्योंकि भूमियों का राज्य से अभिन्न संबंध है। ठीक है, केस में क्या था? एक बार फिर से सुन लीजिए। केस में यह था कि अपीलार्थी के पास जो था कुछ भूमि थी। ठीक है, भूमि कृषि योग्य थी और कृषि योग्य भूमि का वह स्वामी था। उसकी कुछ भूमियां भारत राज्य क्षेत्र के बाहर भी भारत के अन्य भागों में भी थी। ठीक है, तो अपीलांट ने गुजरात एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट 1960 की धारा 6 क्लॉज ए 3 सब क्लॉज ए की विधि मान्यता को इस आधार पर चुनौती दिया कि इसका प्रभाव राज्य क्षेत्रातीत, मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल था। अतः अनुच्छेद 255 के अधीन राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के बाहर है। ठीक है, अब उच्चतम न्यायालय ने आवेदन दायर किया कि राज्य विधानमंडल के क्षेत्रीय संबंधों के सिद्धांत के आधार पर उक्त विधि बनाने के लिए सक्षम था क्योंकि भूमियों का राज्य के साथ अभिन्न संबंध था। अब बात आती है कि जो विधायी शक्तियां हैं वो भूतलक्षी होती हैं, भविष्यलक्षी होती हैं, अथवा या दोनों होती हैं। तो संसद का विधायी शक्ति एक परिपूर्ण शक्ति है। संसद की विधायी शक्तियां एक परिपूर्ण शक्ति हैं। संविधान में उपबंधित परिसीमाओं के अधीन विधानमंडल को भूतलक्षी और भविष्यलक्षी दोनों प्रकार की विधियों को बनाने की शक्ति प्राप्त है। विधानमंडल मात्र घोषणा द्वारा कुछ और के बिना एक निर्णय को न तो उलट सकता है और न ही उस पर आरूढ़ हो सकता है, मतलब उस पर बना रह सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के द्वारा प्रदत्त पूर्ण शक्तियों के इस्तेमाल में
एक विधिमान्य विधि को अधिनियमन करके ऐसे निर्णय के आधार की स्थितियों में परिवर्तन करके न्यायिक निर्णय को अप्रभावी कर सकता है। जब भी किसी राज्य के कार्य में निरंकुशता आ जाती है, तो चाहे वह विधानमंडल का कार्य हो या न कार्यपालिका हो, अनुच्छेद 14 तुरंत प्रभावी हो जाता है और ऐसे कार्य को विखंडित कर देता है। एक विधि को कठिनाइयों के आधार पर अधिकारातीत घोषित नहीं किया जा सकता, किंतु पूरी तरह अयुक्तिक होने पर इस आधार पर अधिकारातीत घोषित किया जा सकता है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित संविधि को सरलता से असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय का संदेह के किसी संभावना से होकर अभिनिर्धारित करने के योग्य होना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों का अतिक्रमण इतना ज्वलंत है कि अपेक्षाधीन विधायी प्रावधान नहीं बना रह सकता। ये आपका संघ और राज्यों का पहला टॉपिक विधायी संबंध यहीं खत्म होता है। कल हम इसके अगले टॉपिक डेलीगेट लेजिस्लेशन और पिथ एंड सब्सटेंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल लेजिस्लेशन के बारे में चर्चा करेंगे।